सरकार के 2 साल पूरे होने पर जनता क्या सोच रही है, सरकार के कामकाज पर आम लोगों की क्या राय है, इसका पता लगाने के लिए मोदी सरकार ने खुद एक सर्वे करवाया है। माईगॉव पोर्टल पर करीब 1 महीने तक चले इस सर्वे में करीब 2,70,000 लोगों ने अपनी राय दी है। और मेरे प्यारे देशवासियों, खुशी की बात है कि जब मैंने टेक्नोलॉजी के माध्यम से अलग अलग भाषाओं का उपयोग करते हुए जनता को मेरी सरकार का मूल्यांकन करने के लिए आह्वान किया, आप में से बहुत लोगों ने रेट माई गवर्नमेंट MyGov.in पर अपना ओपिनियन दिया है। वैसे तो लाखों लोगों ने इसमें रुचि दिखाई, लेकिन 3 लाख लोगों ने एक एक सवाल का जवाब देने के लिए मेहनत की है। लेकिन एक अच्छा प्रयोग था, इतना तो मैं जरूर कहूंगा। और मेरे लिए भी खुशी की बात है कि हिंदुस्तान की सभी भाषाएं बोलने वाले, हर कोने में रहने वाले, हर प्रकार का बैकग्राउंड वाले लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। सरकार ने माईगॉव की वेबसाइट, ऐप और मिस कॉल के जरिए लोगों से अपने कामकाज पर राय मांगी थी और इसके लिए जनता से सरकार की नीतियों से जुड़े 15 सवाल पूछे गए थे। इस सर्वे में देश भर के लोगों ने भाग लिया। तो सवाल यह है कि सरकार के कामकाज पर लोगों की राय आखिर है क्या और इस राय के पीछे संकेत क्या है। आज बिग स्टोरी बिग डिबेट में हम आपको इसका पूरा एनालिसिस दिखाने जा रहे हैं। तो वाकई सरकार की योजनाएं कितनी कामयाब हुई है और जनता की इस पर क्या राय है, रिपोर्ट कार्ड क्या बनाई गई है सरकार की इस 2 साल के बाद, इन सभी सवालों का जवाब हम इस बिग स्टोरी बिग डिबेट में तलाशेंगे। सरकार के 2 साल पूरे हुए तो अलग अलग एजेंसीज के तमाम सर्वे सामने आए, लेकिन सरकार जब खुद आम लोगों के बीच अपना सर्वे करवाए तो चर्चा जरूरी है। इसीलिए आज हम इस मुद्दे पर बिग स्टोरी बिग डिबेट करने जा रहे हैं। अगले 1 घंटे में हम आपको ये भी बताएंगे कि सरकार के अपने सर्वे में जनता की राय क्या है और साथ ही ये भी बताएंगे कि जनता ने जो राय दी है उसके मायने आखिर क्या हैं। और इसका पूरा एनालिसिस करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी इस वक्त मौजूद है, उनका भी हम रुख करेंगे, उनका तारुफ भी आपसे कराएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि सरकार ने जो सवाल पूछे थे उस पर देश की जनता ने आखिरकार रेटिंग क्या दी है। तो सबसे पहले आपको बता दें, विदेश नीति के बारे में जब पूछा गया तो 76% लोगों ने उसको अच्छा बताया, यानी कि सरकार की विदेश नीति से 76% लोग जो हैं संतुष्ट हैं। रेलवे के मॉडर्नाइजेशन पर यहाँ पर सवाल पूछा गया था सरकार की तरफ से, उसमें 75% लोग खुश हैं रेलवे जिस तरीके का कामकाज कर रहा है। और उसके बाद मेक इन इंडिया योजना, जी हाँ फ्लैगशिप योजना इसे कहा जाता है, सरकार की 74% लोग इसमें संतुष्ट बताए जा रहे हैं। ये खुद लोगों ने रेटिंग की है। और मेक इन इंडिया के बाद शिक्षा के स्तर में कितना ज्यादा सुधार हुआ है। जी हाँ, क्योंकि मेक इन इंडिया का ये वादा था कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज्यादा से ज्यादा हुआ है, ऐसा हुआ है या नहीं एक्सपर्ट से जानेंगे। लेकिन शिक्षा के स्तर में सुधार कितना हुआ है, 69% लोग इसमें संतुष्ट हैं। ऐसी रेटिंग सामने आई है इस सर्वे के थ्रू। तो जाहिर है कि लोगों ने तो यहाँ पर इस सर्वे के थ्रू जो बात सामने आ रही है, लोगों ने मोदी सरकार के कामकाज को सराहा है। लेकिन सवाल है कि बाकी की भी योजनाएं हैं यहाँ पर, और भ्रष्टाचार पर लगाम 68% लोग यहाँ पर संतुष्ट हैं। और कृषि क्षेत्र में जहाँ सुधार की बात आती है, 67% लोग मानते हैं कि सुधार वाकई हुआ है कृषि के क्षेत्र में। तो चलिए, ब्लैक मनी पर कितनी कामयाबी हासिल हुई है, 63% लोग मानते हैं कि वाकई सरकार को इसमें कामयाबी मिली है, जिस तरीके से सख्त कदम ब्लैक मनी पर सरकार उठा रही है। तो इन सभी पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त बने हुए हैं। विजय सरदाना हैं, एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट हमारे साथ, और भी खास मेहमान हैं जफर इस्लाम बीजेपी स्पोक्सपर्सन हमारे साथ, अभित, और साथ ही साथ जूही सिंह स्पोक्सपर्सन एसपी। विजय सरदाना एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, अपनी राय रखेंगे। टीएन पांडे फॉर्मर चेयरमैन सीबीडीटी। तो आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले विजय सरदाना जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि सरकार ने ये जो खुद अपना सर्वे कराया है, जाहिर है इसके मायनों पर
मैं आपसे सवाल पूछूंगी, लेकिन सबसे अहम यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से लोगों ने अपनी यहाँ पर राय रखी है कि कृषि क्षेत्र में सुधार हुआ है, जिन्होंने ये राय रखी 67% लोगों का यहाँ पर यही कहना है, जिन्होंने ये राय रखी है, सवाल ये कि क्या वो किसान थे, क्या किसान वाकई इतने नेट सेवी हो गए हैं, और अगर ये राय इतनी पॉजिटिव है, इतना परसेंटेज पॉजिटिविटी में सामने आया है, तो अभी हाल फिलहाल जो किसानों की हालत हमने देखी है, जितनी रिपोर्ट्स हमने दर्शकों तक पहुंचाई हैं कि इतनी आत्महत्या के मामले सामने आए, किसान वाकई परेशान है, फिर ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि ये सर्वे किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया और वो लोग कौन थे। सबसे पहले तो ये वो लोग थे जो mygov.in पे रजिस्टर्ड लोग हैं, फिर ये वो लोग हैं जिनके पास इंटरनेट एक्सेस है। इन दोनों अगर बातों को आप देखें तो मुझे लगता है कि कम से कम एग्रीकल्चर के मामले में ये फिक्स्ड मैच है जी। क्योंकि आप एक महीने तक सर्वे करते हैं और आपको सिर्फ 2.7 लाख, मतलब सिर्फ 9,000 लोग, करीब 127 करोड़ लोगों में से सिर्फ 9,000 लोग आपको इस सर्वे में पार्टिसिपेट करते हैं, विच इज़ लेस देन ए जोक और ए फोटो विच इज़ ट्रांसमिटेड ऑन सोशल मीडिया जी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार को समझना पड़ेगा कि जब आप कहते हैं एग्रीकल्चर में अच्छा काम हुआ है, तो जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनका एग्रीकल्चर से क्या वास्ता है? कितनी बार वो लोग खेत में गए हैं, कितनी बार वो किसानों से मिले, उन्होंने ज़मीनी हकीकत क्या देखी है, और अगर वो कंज्यूमर भी हैं तो क्या उनको महंगाई नहीं दिख रही है? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये कम से कम एग्रीकल्चर और एजुकेशन, बाकी फॉरेन पॉलिसी में मेरे को कोई एतराज़ नहीं है, रेलवे में भी एतराज़ नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर और एजुकेशन जो आम आदमी से जुड़े हुए सवाल हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक जिसे कहते हैं फिक्स्ड मैच है, और मैं इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देता क्योंकि किसानों की हालत हमारे सामने है, महंगाई हमारे सामने है जी। वाकई किसानों की हालत यहाँ पर हमारे सामने है। विजय जी, आप बने रहिए हमारे साथ। स्पोक्स पर्सन बीजेपी जफर इस्लाम, आपका रुख करना चाहूंगी, आप इस पर क्या कहेंगे? जो सवाल विजय सरदाना जी की तरफ से उठाए गए हैं एज एन एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट, उनका क्या जवाब देंगे आप? देखिए, वो खुद एक्सपर्ट है और उनको भी ऑप्शन था कि इसमें माईगॉव में जाके वो अपनी जो भी प्रतिक्रिया थी, जो भी उनके ऑब्जर्वेशन थे, वो दे सकते थे। तो ये एनालाइज करना कि इस पर कोई एक्सपर्ट नहीं आए हैं, तो ये शायद सही नहीं होगा, ये तो इनका स्पेकुलेशन है। जो भी सर्वे होता है, सैंपल सर्वे, और सैंपल सर्वे जो भी लोगों के लिए खुला रहता है, और जो इसका एक्सपर्ट होता है वही, और जो इसकी जानकारी रहती है वही जाके इस पर अपनी टिप्पणी देता है, पहली बात। तो उसको आपको ऐसे एज ए फेस वैल्यू लेना है कि ये चाहे 2.75 लाख हो या 3 लाख हो, ये एक सैंपल सर्वे है और वो ओपिनियन है जो कि लोगों का ओपिनियन है, डायरेक्टली आ रहा है। दूसरी बात, देखिए 67 सालों में एग्रीकल्चर में क्या हुआ उसका अगर कंपैरिजन 2 साल के इसमें करेंगे तो ये गलत होगा। पिछले 2 सालों में, पिछले 67 सालों में किसानों की क्या हालत रही है, पिछले 10 सालों में सिर्फ देखिए किसानों की क्या हालत रही है। हमारी सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया है कि किसानों की जो तकलीफ है उसको समझते हुए जो भी इनिशिएटिव लिया उनको दूर करने की कोशिश की, चाहे वो उनके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, ऐसी स्कीम हो, या फिर सिंचाई से रिलेटेड स्कीम हो, या फिर जफर जी, आप यहाँ कोशिशें गिनवा रहे हैं सरकार की, लेकिन यहाँ पर हम सर्वे पर सवाल नहीं उठा रहे। सर्वे में जो परसेंटेज आया है, जो लोगों की राय, उस पर सवाल नहीं, लेकिन जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि इस सर्वे में वही वोट करता है जो एक्सपर्ट होता है, वही उस सवाल के आगे टिक करता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर यहाँ पर कृषि क्षेत्र की बात कही जा रही है तो जाहिर है किसानों का जिक्र होगा। किसान अगर इसमें अपनी राय रख रहे हैं तो क्या वो वाकई इतने नेट सेवी हैं? आपको लगता है कि किसान एक जो शहर में आदमी रहता है उसी की तरह नेट सेवी हो सकता है क्या? देखिए, शायद आपकी बातों में सच्चाई है कि शायद किसान उतना नेट सेवी नहीं होगा, लेकिन जैसे हमारे अभी पैनलिस्ट कह रहे थे, वो एक्सपर्ट है, वो किसानों की हालत और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी हो रहा है उसकी जानकारी रखते हैं, और ऐसे लोग अपनी ओपिनियन देते हैं, नेट पे आके आप सर्वे में पार्टिसिपेट करके ओपिनियन देते हैं। तो ये अगर किसान नहीं दे रहे तो ऐसे लोग जो कि जिनको अंडरस्टैंडिंग है उस इंडस्ट्री के बारे में, उस सेक्टर के बारे में, और उस सेंसिटिवनेस उनको समझते हैं और उसका ध्यान रखते हुए अपने ओपिनियन देते हैं, तो वो सर्वे में कैप्चर होता है। तो नॉट नेसेसरीली कि अगर सिर्फ किसान ही आया हो, लेकिन किसानों की
जो तकलीफ है या अच्छाई है, जो सब कुछ समझते हुए ऐसे एक्सपर्ट्स भी पार्टिसिपेट करते हैं सर्वे में, और उनकी ओपिनियन ही उभर के आती है जो आपके सामने है। जी जफर जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अभय दुबे, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस। अभय जी, सरकार की विदेश नीति के बारे में जब सवाल पूछा गया तो रेटिंग दी गई है 76% लोगों की तरफ से अच्छा इसे बताया गया। तो आप किस तरीके से विदेश नीति, सरकार की जो विदेश नीति है उसे रेट करेंगे? और यहाँ पर अगर एनएसजी की बात आप उठाते हैं तो उससे पहले हम एक पॉजिटिव पॉइंट भी रख देते हैं कि एमटीसीआर में एंट्री मिली है हमारे देश को, लेकिन आप विपक्ष में बैठकर आपको लगता है कि विदेश नीति वाकई कामयाब हुई है इस सरकार की? देखिए, पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि महात्मा गांधी ने कहा है कि सबसे बुरी अवस्था अगर किसी व्यक्ति या सरकार की तो वो है आत्म प्रशंसा। ये बिल्कुल ठीक हमारे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट ने ये प्रश्न खड़ा किया। मैं विदेश नीति पर आता हूं, 1 मिनट में आपको एग्रीकल्चर पर बताता हूं। 265 मिलियन टन का प्रोडक्शन था जो 251 मिलियन टन पर आ गया। और ऐसा नहीं है, रकबा भी किसानों के द्वारा कम बोया गया क्योंकि मोदी सरकार की नीतियां ऐसी थी। अभी मेरे साथी मित्र ने फसल बीमा योजना का जिक्र किया। एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हमारे पास बैठे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विश्व के सबसे सफलतम योजना। अरे प्रधानमंत्री जी, पहले जो नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस करती थी, बीते 10 साल का डेटा उठाकर देख लीजिए, जो कंपनसेशन देना होता था वो 2300 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हुआ एवरेज 10 साल में। आपने जो नई फसल बीमा योजना लाई है उसमें इंश्योरेंस को सब्सिडाइज किया, एक्चुरियल प्रीमियम को, जो एक्चुरियल प्रीमियम है उसको, ताकि कंपनियों को लाभ दिया जा सके। 5000 करोड़ रुपए का आपने प्रोविजन बजट में रखा, 5000 करोड़ राज्य सरकारों को देने होंगे और इंश्योरेंस का जो प्रीमियम का पैसा है, मतलब 2300 करोड़ बनाम 12000 करोड़, और 1 रुपए का भी अतिरिक्त फायदा फसल बीमा में किसानों को नहीं है। विदेश नीति पर आपने कहा तो मुझको लगता है इंडियन डायस्पोरा कन्वेंशन के अलावा कुछ भी विदेश नीति में नहीं है। एनएसजी की असफलता तो है ही, सामने दिखती है। एमटीसीआर में आपने कहा और हमने किस कॉस्ट पर उसको हासिल किया, वो इटली ने वीटो किया था, हमारी एमटीसीआर की सदस्यता निरस्त हो गई थी, हमने उसके मरीन्स को छोड़ दिया इतने गंभीर अपराध के बावजूद। मैं सिलसिलेवार 3-4 बात करना चाहता हूं। मुझे बताइए, एक इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न और है। आपने बहुत अच्छा किया कि किसान टेक्नो से भी नहीं होते हैं, इंटरनेट नहीं है, लेकिन मैं बताऊं, ये डिजिटल इंडिया कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया था। 2,19,000 ग्राम पंचायत इंटरनेट की कनेक्टिविटी देनी थी, जो हम सब तैयारी करके गए थे। ये जो भी आप बात कर रहे हैं, जो भी आरोप है, इनका जवाब जान लेते हैं। जफर जी, इस पर क्या कहेंगे? एमटीसीआर की 75 साल का समय लगेगा। जी, एमटीसीआर की जो हमें भारत देश को एंट्री मिली है एमटीसीआर में, उनका साफ कहना है कि वो किस शर्त पर मिली है, किसके बदले मिली है। जी देखिए, ये तो विपक्ष में बैठे हैं, इनका काम है आरोप लगाना। ये किसी चीज की भी, ये बड़ी अजीब परंपरा है यहाँ पर के ऑपोजिशन में बैठे हुए लोग, खास के कांग्रेस पार्टी के बारे में कह रहे हैं, ऑपोजिशन, पूरे ऑपोजिशन के बारे में नहीं कहूंगा, कांग्रेस पार्टी के वो हमारे हर चीज में जफर भाई वीटो किया था कि नहीं इटली ने? दुबे जी, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आप सुनते रहिए। मैं ये कह रहा हूं कि आज अगर देखिए ग्लोबल कम्युनिटी में हिंदुस्तान की स्टैंडिंग जो बढ़ी है, वो पिछले 2 सालों में बहुत अच्छी स्टैंडिंग हुई है। और हमारा जो रिलेशन है, देखिए कोई भी कंट्री जो आइसोलेशन में ग्रो नहीं करता, उसको ग्लोबल कम्युनिटी के साथ इंटीग्रेट करके एक अच्छी पोजीशन बनाने में उसकी सहमति चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री इस चीज के लिए, इस चीज को सिद्ध किया है कि ग्लोबल कम्युनिटी में आज हिंदुस्तान की जो एक उभरता हुआ पावर की तरह आया है, और उसको हर जगह, वो जगह जहां पर डिनाई किया जाता था, वहां पर अब धीरे धीरे पोजीशन मिलती जा रही, प्लेस मिलती जा रही है। चाहे वो एनएसजी के मामले में भी अगर ये कह रहे हैं, एनएसजी के मामले में भी देखिए, ये इनिशिएटिव हमने लिया है। 48 कंट्री में से अगर ऑलमोस्ट 95% कंट्रीज जो है अगर आपको सपोर्ट करती है, तो एक तरह की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। लेकिन हम ये साथ साथ जानते हैं कि आज शुरुआत की है तो कल हमको सफलता मिलेगी, ऐसा नहीं क्या? और 2008 में हमने जो एनएसजी का वेवर लिया था, वो इन सब देशों के जरूरी नहीं कि आज अगर इनिशिएट किया तो पहली बार में देखिए, ये इनकी जो पॉलिसी डायरेक्शनलेस पॉलिसी रही है यूपीए सरकार की फॉरेन पॉलिसी, इसलिए इनको कभी नहीं अरे दुबे जी, आप बोलने तो दीजिए। मैं कह रहा हूं कि आपकी डायरेक्शनलेस पॉलिसी डायरेक्टर ने 2011 में जितने आरोप लगाए, जितनी बातें कही, कम से कम जवाब तो सुन लीजिए, क्या जवाब आ रहा है?
जी जफर जी, अपनी बात पूरी कीजिए। ये बड़े इंटॉलरेंट लोग हैं। सिविलिटी थोड़े लाइए अभय जी, अपने आप में थोड़ी सिविलिटी लाइए प्लीज। जफर जी, आप अपनी लोगों बात... को, आपको मैंने इंटरप्ट नहीं किया था जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि देखिए ये प्रोसेस शुरू होना है और हमारी पूरा हिंदुस्तान जानता है कि इट्स एन एक्सेप्ट विद द एक्सेप्शन ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड इट्स लीडर एंड स्पोक्स पर्सन कि इसको अचीवमेंट नहीं करते। डिप्लोमेटिक हमारी जो डिप्लोमेसी रही है वो बहुत अच्छी रही है। हमारे सारे लोग जो कंट्रीज के साथ एक अच्छा संबंध नहीं था, हमारे प्रीमियर के साथ, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ, उनके प्रधानमंत्री के या प्रेसिडेंट के साथ एक अपनापन जो बेतकल्लुफी का रिश्ता कभी नहीं रहता था, वो आज है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमारी जो फॉरेन पॉलिसी रही वो हमें एक बड़ा... तो आपको लगता है वहां पर आपकी सरकार की विदेश नीति कामयाब हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए आज मैं, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कल कहा था कि हमारे पॉलिसी जो पाकिस्तान के प्रति रही, हम चाहते हैं कि अपने नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशन रहे। हर तरह से अच्छे रिलेशन कायम करने के लिए उन्होंने हर तरह की कोशिश की और ग्लोबल कम्युनिटी इस बात को समझती है कि पाकिस्तान एक रोक कंट्री है। ये जो कोशिशें की गई हैं सरकार की तरफ से विदेश नीति के फ्रंट पर, ये सराहनीय है, लेकिन अभी भी इनमें कामयाबी मिलना वाकई ये देखने वाली बात है कि कितनी कामयाबी मिलती है। हमारे साथ जूही सिंह, स्पोक्स पर्सन एसबीपी बनी हुई है, हम उनका भी रुख करेंगे। लेकिन इस वक्त टीएन पांडे, फॉर्मर चेयरमैन सीबीडीटी, भी इस चर्चा का हिस्सा बने हुए हैं। टीएन पांडे जी, तमाम मुद्दों पर, तमाम योजनाओं पर, हर फ्रंट पर जो खुद सरकार ने सर्वे कराया उस पर तकरीबन 70 से 75% तक लोगों ने बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव स्टेटमेंट यहां पर दिया है। लेकिन अगर ब्लैक मनी की बात की जाए तो ब्लैक मनी पर कामयाबी कितनी हासिल हुई है, इस पर सिर्फ और सिर्फ 63% लोग मानते हैं कि बाकी सरकार कामयाब हुई है। इसके पीछे क्या वजह देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक कि ब्लैक मनी का सवाल है, इट कैनॉट, ये जो है इमीडिएट कोई रिजल्ट्स, जो भी स्टेप ले जाएंगे उनका 1 महीने में या 4 महीने में या 6 महीने में उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ब्लैक मनी में गवर्नमेंट की पॉलिसी को देखने के लिए 3 मापदंड देखने पड़ेंगे। पहली, सिंसियरिटी इन अप्रोच, दूसरा क्या क्या किया गया है, और तीसरा क्या मिला है। पहली चीज़ जो सिंसियरिटी इन अप्रोच है, वो मोदी गवर्नमेंट ने 26 मई को चार्ज लिया और नेक्स्ट डे ही एसआईटी को गठित कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में उस समय की गवर्नमेंट को कहा था कि एसआईटी को गठित करें, और 2014 तक, जब तक कि गवर्नमेंट वो पावर में रही, तब तक उसने एसआईटी का गठन नहीं किया। तो सबसे पहला काम जो उन्होंने किया वो एसआईटी का गठन किया। लेकिन उसमें 2 जजेस का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, और ये सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि विद इन अ वीक एसआईटी कंस्टिट्यूट करें। अबे जी, उन्हें अपनी राय रखने दीजिए। उसके बाद अबे जी, ब्लैक मनी पर सरकार की अप्रोच किस तरीके की रही है, इस पर भी राय जानेंगे, लेकिन उन्हें कम से कम अपनी राय रखने दीजिए। जी, तो सबसे पहला काम जो उन्होंने किया वो एसआईटी का गठन किया। उसके बाद प्रधानमंत्री जब G20 कॉन्फ्रेंस में गए तो वहाँ पर उन्होंने ब्लैक मनी का मुद्दा उठाया, और पहले टाइम इसकी इतिहास में G20 के कि उसके डिक्लेरेशन में एक पैराग्राफ ब्लैक मनी पर लिखा गया, और उसमें कहा गया कि सब लोग इस ब्लैक मनी को दूर करने में मदद करें। उसके बाद जो उन्होंने ब्लैक मनी एक्ट बनाया। देखिए, मेरी गंभीर आपत्ति है इस बात पर। जी बताइए। जी अभय जी बोलिए, अपनी आपत्ति जाहिर कीजिए। देखिए, आपको मैक्सिको में जफर जी, वो जो सवाल उठा रहे हैं सुन लीजिए, क्योंकि जवाब तो आपसे ही लेना पड़ेगा। आपकी पार्टी की क्या अप्रोच रही है ब्लैक मनी के लिए, जवाब तो आपसे ही लेंगे कि वो कहां पे संतुष्ट नहीं है, विपक्ष क्या आरोप लगा रही है, सुन लीजिए। जी अभय जी, तीसरा काम जो उन्होंने किया वो ब्लैक मनी एक्ट बनाया। देखिए 2012 में मेक्सिको का G20 का समिट देख लीजिए, जिसमें OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट को यह दायित्व दिया गया था कि टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए वो एक अनुबंध तैयार करेंगे। और 2014 जब ब्रिस्बेन में मोदी जी गए थे G20 के लिए, हमारे साथी को जान लेना चाहिए कि उसके पहले, जब वो प्रधानमंत्री बने, उसके पहले एजेंडा सर्कुलेट हो गया था और OECD का ड्राफ्ट रखा
गया। मोदी सरकार, मोदी जी की उपलब्धि के नाम पर यह रहा कि जो 2015 से टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होना था वो 2018 करा दिया, और ये सरकार क्रेडिट लेती है कि मोदी जी ने उसको एजेंडे में डला दिया। अरे एजेंडा इनके प्रधानमंत्री बनने के पहले G20 का सर्कुलेट हो गया था। अब दूसरा बड़ा प्रश्न ये होता है कि जो एफिडेविट सुप्रीम जी आप बने रहिए हमारे साथ। टीएन पांडे जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। और जिस तरीके से यहाँ पर ये जो आरोप लगाए गए हैं और ये कहा गया है कि कांग्रेस को भी ब्लैक मनी पर जो भी अभी सरकार की अप्रोच रही है, इसका क्रेडिट कांग्रेस ने भी पूरी कोशिश की है इस फ्रंट पर, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, कांग्रेस ने पहले जो उसका जो सबसे प्रमाण ये है कि 2011 में जो सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाने को कहा तो उन्होंने एसआईटी क्यों नहीं बनाई? एसआईटी बनाने में 2014 तक, जब तक उनकी गवर्नमेंट पावर में नहीं, तब तक एसआईटी नहीं बनाई। चलिए, अब ये सवाल यहाँ पर उठाया गया है जी अभय जी, अब सवाल आपने उठाया गया कि एसआईटी, मैं इस पे जरा जी अभय जी, आपको पूरा मौका दिया जाता है अपनी राय यहाँ पर रखने का इस डिबेट में, लेकिन अब और भी मेहमान हैं और भी एक्सपर्ट्स हैं, वो क्या सोचते हैं? टीएन पांडे जी। हाँ, तो उस ब्लैक मनी एक्ट बनाया, उसके अंदर एक डिस्क्लोजर स्कीम की, इसके बारे में मैं सेकेंड राउंड में उसके ऊपर मेरे रिजर्वेशन है। डिस्क्लोजर स्कीम और वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम, इसके बारे में मैं सेकेंड राउंड में बात करूंगा। जी चलिए, जफर जी क्या कहेंगे? लगातार कांग्रेस तो ये कह रही है उसे भी क्रेडिट यहाँ पर मिलना चाहिए, और जो सरकार की अप्रोच खासकर ब्लैक मनी पर रही है वो कुछ खास ठीक नहीं रही है, कुछ खास नहीं किया गया है, तभी ये जो 63% लोग मानते हैं ये आंकड़ा बहुत कम है। देखिए, अभय दुबे जी को जानना चाहिए कि हमारे सरकार बनने के 4 ही दिन बाद अगर हम गठित करते हैं एसआईटी तो उससे मंशा पता चलती है, जैसा आपके एक और पैनलिस्ट ने कहा। G20 में मोदी जी ने इसके बारे में जिक्र किया, ये भी उससे मंशा पता चलती है। दूसरी बात, हमने अरे एक मिनट बात सुन लीजिए दुबे जी, अगर आपकी मंशा होती तो 11 से 2014 के बीच में आप बना पाते, लेकिन आपकी मंशा ही नहीं थी। लेकिन तीसरी बात, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं कि देखिए हमारी सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि एक हमारी सरकार आपको एसआईटी कंस्टिट्यूट करनी है, और उसका चीफ एमबी शाह भी हमारी सरकार की तो लड़ाई करप्शन से थे। हमारी सरकार की लड़ाई करप्शन से, और आज देखिए आज भी हमारी सरकार को 2 साल से थोड़ा ज्यादा दिन हो गए हैं, एक भी करप्शन का केस हमारे में नहीं। लेकिन आपके 2G 3G ब्लैक मनी होल्डर्स के आप बताइए, कॉमनवेल्थ है, कितने करप्शन किया आपने? आपका तो करप्शन, आप कैसे गठित करते हैं? आप तो करप्शन से लपेट थे। नहीं, आप दुबे जी, आप अपने लीडरशिप को तो जानते हैं ना, आप अपने लीडरशिप अगर आप दोनों ऐसे ही बहस करेंगे तो शायद जो बहस का असल मुद्दा है वो कहीं छिप जाएगा। नहीं तो ये गलत बयानी से, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, और भी मेहमान है हमारे पास इस डिबेट में। जूही सिंह, स्पोक्स पर्सन एसपी। जूही जी, ये जो रेटिंग आई है, जो सरकार ने खुद सर्वे करवाया, इससे तो यही लगता है कि सरकार ने कुछ तो कमाल यहां पर किया है। क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखती हैं? मैं सरदाना जी के साथ जाऊंगी कि पहले ये सर्वे किस तरह हुआ, किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। 1 महीने में मैं खुद बहुत सारे एग्रीकल्चर कंसोर्टियम्स के साथ काम करती हूँ, ना मैंने इस पर रजिस्टर किया, ना उन लोगों ने रजिस्टर किया। किसान कितनी तरह डिजिटली सैवी है, और जो एक्चुअली इफेक्ट होता है वो कहाँ तक इसमें रजिस्टर कर रहा है, कौन लोगों ने अपनी राय उस पर दी है। 2 पार्ट में ये सर्वे इन्होंने करवाया था। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने हाँ ना में जवाब लिया था, बहुत सारी स्कीम्स लिस्ट की थी कि आप इस स्कीम्स के बारे में जानते हैं कि नहीं, और उसके बाद एक प्री डिटर्मिन्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस लेकर आपने पूछा कि आप इसको रेटिंग दीजिए। सर्वे सरकार करवा रही है, एग्जिट पोल्स भी होते हैं, उसमें कोई खराबी नहीं है। हर सरकार अपने काम को आंकना चाहती है, लेकिन जनता की राय ये है, ये बिल्कुल गलत है। अगर मैं कृषि के क्षेत्र में जाऊं, जब से ये बजट आ रहा है, कृषि क्षेत्र का बजट आपने कम किया है। आपने इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को फाइनेंशियल सर्विसेज से उठा के कृषि में जोड़ दिया। आंकड़ों का खेल है। आप कहते हैं हम ई मंडी बनाएंगे, एक किसान अपने मोबाइल से ये पता कर सकता है कि वो अपना सामान सही दाम पे कहाँ बेच सकता है, वो सामान वहां पहुंचाएगा कैसे। तो अभी बहुत सारे गैप्स हैं। कोई सरकार अपने काम का आकलन करती है, कोई बुराई नहीं है। हम लोग इस पर क्यों आर्ग्यू करें कि किसका क्रेडिट किसने लिया, लेकिन ये जनता की राय बिल्कुल नहीं है। डिजिटल इंडिया आपने प्रॉमिस किया था, कहाँ डिजिटल इंडिया है, कहाँ पर इंटरनेट सर्विसेज सब जगह अवेलेबल हुई है। सर्वे मैंने देखा है, उसमें आपने बताया है कि इतने सारे गांव, शायद 8 भाषाओं में हुआ है, इतने सारे गांवों में बिजली पहुंच गई है। हमारी
ये स्कीम है, हम ये नई स्कीम शुरू कर रहे हैं। आप देखिए जनता से जुड़ी जो स्कीम्स हैं, जो सजाना जी ने कहा, शिक्षा के क्षेत्र में कौन रजिस्टर कर रहा है, नमामि गंगा आपकी एक बहुत बड़ी स्कीम है जिसपे आपने करोड़ों रुपए प्रचार पे लगा दिए, उसका क्या रेटिंग आ रहा है। विदेश नीति पे मैं भी कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, क्योंकि विदेश नीति पे जो लोग ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं वो कहाँ तक हमारे भारत के, जिसको जमीनी तौर से हम बात करें, उसके नागरिक हैं, उससे इफेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। और अच्छा है, सरकार को अच्छा लगने के लिए एक सर्वे है, सरकार कराती है, अच्छा काम कर रही है, लेकिन जनता की राय में इसको नहीं मानती हूँ। और दूसरी बात, इन्होंने जो ये आंकड़े निकाले हैं, एक वेटेड मीन से निकाले हैं, सबको एवरेज इकट्ठा किया है, तो तरह तरह की इसमें आंकड़ों की बाजीगरी में कहूंगी, ये मेरी ओपिनियन। तो आंकड़ों की बाजीगरी से कृषि में रुपए का स्तर गिर रहा है, कृषि के क्षेत्र में। जी जी जी, आप बने रहिए हमारे साथ। जफर जी, ये बताइए कि यहाँ पर जहाँ पर कुछ योजनाओं का तो इस सर्वे में जिक्र किया गया, लेकिन बहुत सी ऐसे यहाँ पर योजनाएं हैं जिनका बिल्कुल जिक्र नहीं किया गया, जिनके बारे में जनता से सवाल नहीं पूछा गया। जैसा कि एक सवाल तो यहाँ पर जूही जी ने ही उठाया है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट, यहाँ पर फंडिंग तो बहुत ज्यादा की गई थी, लेकिन जमीनी स्तर पर कामकाज क्या है, इसका तो कोई नतीजा सामने नहीं आता अभी तक जी। और सवाल में इसको शामिल क्यों नहीं किया गया? पूरे एक सर्वे है, नहीं, एक सैंपल सर्वे है। सैंपल सर्वे में आप किसी को कितना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सरकार के। देखिए, अगर आप एक छोटी सी रिपोर्ट पढ़िए, जो हमने नहीं लिखी, सरकार ने नहीं लिखी, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी ने लिखा है, 1000 स्मॉलर स्टेप्स, बेबी स्टेप्स, ऐसा करके एक रिपोर्ट आई है। उसमें 1000 इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट की इनलिस्ट की 18 महीने की। तो मीन ऐसे 18 महीने में इतने सारे स्कीम्स, इतने सारे इनिशिएटिव्स का सरकार ने ली, जो कि एक इंडिपेंडेंट एजेंसी लिख रही है सरकार के अचीवमेंट के बारे में। और वो सारी चीज को फिर उसने दर्शाया कि कैसे इसका फायदा एक आम इंसान को हुआ है। लेकिन हम उन योजनाओं की बात कर रहे हैं जिसके बारे में सरकार ने सवाल पूछा ही नहीं है। और ये सवाल यहाँ पर जफर जी इसलिए अहम होता है क्योंकि जो विपक्ष यहाँ पर बैठे हैं इस डिबेट में, वो इस सवाल को, इस मुद्दे को उठा रहा है और उसका जवाब जानना वाकई बेहद जरूरी है। देखिए, जो भी सरकार ने जो भी इनिशिएटिव लिया है उस पे हमारे को सफलता, हमें सफलता प्राप्त हुई है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें बाधाएं होती हैं, जैसे अभी आप ब्लैक मनी के बारे में बात कर रहे थे। ये मालूम होना चाहिए कि ब्लैक मनी सिर्फ एसआईटी गठन करने से नहीं, लेकिन यही तो सवाल है, एसआईटी गठन से नहीं होगा। जो बायलैटरल एग्रीमेंट, नहीं एसआईटी। अच्छा, ये बताइए, एक बार बात तो सुन लिए, सुनिए एक मेरी बात सुन लीजिए। जो हमारी पिछली सरकारों ने जिस तरह का बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किया है दूसरे देशों के साथ, जैसे मॉरिशस, उसमें सीक्रेसी एग्रीमेंट पे क्लॉज है। इसकी वजह से बहुत सारे चीज डिले हुआ और हमारी सरकार ने रीनेगोशिएट किया उस एग्रीमेंट को, और फिर से जैसे मॉरिशस ट्रीटी हमने फिर से साइन किया, उसमें सारे वो वैसे जो क्लॉज जो है जिसमें हमको इन्वेस्टिगेशन में डिफिकल्टी, बॉटलनेक हो रहा था, उसको निकाला। उसी तरह स्विट्जरलैंड के साथ भी हमारी सहमति बन गई है। तो जहां जहां ब्लैक मनी जाता है वहां के साथ हमारी पिछली सरकार ने इस तरह के एग्रीमेंट साइन, ट्रीटी साइन करके रखा था जिसकी वजह से बाधाएं आ रही थी। लेकिन जफर जी, ये बताइए, विपक्ष लगातार ये आरोप अब लगा रहा है कि जहां पर तो ग्रीन स्पॉट थे वहां पर तो सवाल पूछ लिए गए, लेकिन जहां रेड स्पॉट थे वहां किसी तरीके का सरकार की तरफ से उस बारे में कोई सवाल ही नहीं पूछा गया। ऐसा क्यों? इसी सवाल का जवाब हम आपसे जानना चाह रहे हैं। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। एक सैंपल सर्वे में आप कितना क्वेश्चन एक आम इंसान से पूछ सकते हैं, एक आम नागरिक से भी। आप पूरे सरकार की हर अचीवमेंट के बारे में पूछेंगे तो शायद बताना किसी के लिए मुश्किल होगा और उसको सर्वे का जो मकसद है वो फेल हो जाएगा। जो प्रोमिनेंट स्कीम है, जो आम आदमी की जिंदगी में महत्व रखता है, उस स्कीम के बारे में लिस्ट किया गया सर्वे में, जिससे एक आम नागरिक को फायदा होता है, उस स्कीम के बारे में यहां जिक्र किया गया, जिससे लोगों को पता चले। इसलिए कि क्रॉस जो पूरे हिंदुस्तान में कोई भी इस स्कीम के बारे में, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे, इसमें इकोनॉमी के बारे में तो बहुत नहीं बोला गया कि फिस्कल डेफिसिट कैसे है, मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स कैसे है, जो कि हर वक्त देश के बारे में बात होता है तो सबसे बड़ी बात होती है कि जीडीपी ग्रोथ है, इसके बारे में नहीं कहा गया। तो हमारी अचीवमेंट है, हमारे बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स ऐसे हैं जिसके बारे में यहाँ जिक्र कुछ भी नहीं। जी, आपका कहना है कि एक सर्वे में इतने सवाल नहीं पूछे जाते, तो आप क्या मानते हैं कि सरकार को इन योजनाओं के बारे में भी सर्वे जरूर कराना चाहिए? देखिए, सर्वे एक सैंपल सर्वे जो होता है उसमें ऐसी चीजें सर्वे में डाले जाते हैं जो एक आम आदमी की जिंदगी को टच करे।
और वो आम आदमी, ये क्वेश्चंस इसी तरह से फ्रेम किए गए हैं जो एक आम आदमी की जिंदगी, जो लास्ट माइल ऑन द, एक जो बोलते हैं इक्विटी या लास्ट पर्सन इन द क्यू, उसको टच करने वाले, जो जहां पर आप आम आदमी की बात करें तो वहां पर भी 2 मुद्दे हैं, उस पर भी आपसे सवाल पूछेंगे। रोजगार और महंगाई का मुद्दा जो आम आदमी से सीधा जुड़ा हुआ है, आपका रुख करेंगे। अभय दुबे भी हैं हमारे साथ, उनसे ही बात करेंगे, लेकिन इससे पहले विजय सरदाना जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। देखिए, दो बातें तो है कि सरकार ने इनिशिएटिव बहुत लिए हैं, कुछ में विजिबिलिटी है और कुछ में नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी कमजोरी सरकार की है कि इंटेंशन इन्होंने अच्छा दिखाया है, लेकिन एग्जीक्यूशन में काफी हद तक प्रॉब्लम्स हैं जी। जो बात दिल्ली में घोषणा होती है वो जमीनी हकीकत तक नहीं पहुंच पा रही है। कहीं ना कहीं सरकार को ये बात समझनी पड़ेगी कि किस तरह से जो इंटेंशन है दिल्ली का और केंद्र सरकार का, वो जमीनी स्तर पर कैसे पहुंचे, चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो महंगाई है, चाहे वो खेती है, चाहे वो पानी है, बिजली है, डिजिटल इंडिया है। क्योंकि जब तक आप जमीनी स्तर पे नहीं जाएंगे, ये सर्वे तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा एक और कहना है कि ये सर्वे मेरे ख्याल से आने वाले समय में जितने टीवी चैनल्स हैं वो भी शुरू करेंगे, क्योंकि आपने जिन पैरामीटर्स को नहीं उठाया है अपने सर्वे में, वो टीवी भी एक एक क्वेश्चन रोज कर सकता है और जनता से एसएमएस के माध्यम से जवाब ले सकता है कि कौन लोग कितने संतुष्ट है। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह का एक बैरोमीटर जरूरी है ताकि सरकार टोज पे रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो जमीनी स्तर पे लोग जुड़े हुए हैं उसको किस तरह से सर्वे में जोड़ा जाए। क्या हमने बीजेपी के करीब 10 करोड़ कार्यकर्ता हैं, सिर्फ 2 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया है? क्या जितनी पंचायतें हैं, 7 लाख गांव हैं, कम से कम एक एक आदमी को तो इनिशिएटिव लेना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि एक शुरुआत है, लेकिन अगर ये इस तरह का सैंपल सर्वे होता है तो मुझे लगता है ट्रेंड अच्छा है। लेकिन आने वाले समय में मीडिया को और mygov.in वो अपना सर्वे करे, मीडिया अपना सर्वे करे, देखते हैं सामने चीजें क्या आती हैं। क्योंकि फिक्स्ड मैच में आप ये नहीं बता सकते, क्योंकि आज सिचुएशन क्या है कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है, गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन है। मैं अपने 500 दोस्तों को कह सकता हूं कि आप पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि आप सिर्फ 2 लाख लोगों की बात कर रहे हैं और बीजेपी के 10 करोड़ कार्यकर्ता है, मैं उसमें से 2 लाख को भी अगर बोलूंगा तो आप कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसको एक ओपन फोरम में करें। मेरा ये कहना है कि ओपन एक्सेसिबिलिटी। आपका रुख करेंगे अभय जी, इस पर भी कुछ बोलना चाहते हैं? जफर भाई देखिए, आपका जो सर्वे है ना वो रिस्ट्रिक्टिव है। आप टॉप 5% इंडिया का सर्वे कर रहे हैं जिनके पास इंटरनेट है, जो हिंदी अंग्रेजी जानते हैं। आप उन लोगों का सर्वे नहीं कर रहे जिनके पास इंटरनेट नहीं है, जो लोकल भाषा में बात करता है, जो सफर करता है महंगाई से, बारिश की मार से, सूखे से, बाकी चीजों से, जो असल में जिसको हम आपकी सरकार का है कि भाई जो लास्ट तबके का आदमी है उस तक हमें पहुंचना है, और वो सर्वे में नहीं है। मेरा कोई सिंपल चिंता इस बात की नहीं है कि सर्वे क्यों हुआ, मेरा चिंता यह है कि जिसके लिए आप सरकार बनाए थे, आप सबका साथ सबका विकास कर रहे थे, लेकिन सबका साथ तो आया नहीं इसमें। और बात क्या सबका विकास हो रहा है, हर तबके का विकास कम से कम ऐसा सर्वे बनाइए जिसमें जो गरीब आदमी है, जिसके पास इंटरनेट नहीं, उसको जोड़ा जाए, उसका फीडबैक सामने आए। अभय दुबे जी, अभय जी आप कुछ कह रहे हैं? आप जरा आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, नहीं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने जो आम आदमी से जुड़े, जैसे आपका जफर जी आपसे जवाब लिया जाएगा इस बारे में, लेकिन अभय जी भी कुछ ऐड करना चाहते हैं, एक बार वो भी बोल दे। जाहिर है विपक्ष है तो कुछ सराहनीय कदम तो आपकी तरफ से नहीं उसके लिए कहा जाएगा, और कुछ अच्छा भी नहीं बोला जाएगा विपक्ष की तरफ से, लेकिन एक बार सुन लेते हैं और उसके बाद आपका जवाब लेंगे। जी अभय जी बताइए। नहीं, पूरे विपक्ष को हम शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ कांग्रेस को। कांग्रेस ही पूरा बोल सकते हैं, पूरा विपक्ष समझता है, माइनस कांग्रेस समझता है हमारे अचीवमेंट को। नहीं, सुन लीजिए जी, बताइए भाई, इतना निराश का भाव इनकी विफलता को इन्होंने ये 67 साल से फेल होते हुए आ रहे हैं, ये कैसे तारीफ कर सकते? 2 साल में हमसे पूरा ब्यौरा लेना चाहते हैं, 67 साल का ब्यौरा देना चाहिए इनको। देना चाहते हैं? नहीं, मैं घबरा के नहीं, मैं आपकी हकीकत आपको बताना चाहता हूँ। पिछले 67 सालों का ब्यौरा आप पहले दीजिए, 2 साल में जो हमारी अचीवमेंट है पूरी दुनिया जान रही है। मैं पूरे विपक्ष के बारे में नहीं कहूंगा, बहुत सारे विपक्ष पार्टियां, विपक्षी पार्टियां आप दोनों से गुजारिश है जी, अभय जी और जफर जी, आप दोनों से सवाल किया जाएगा, पूरा वक्त दिया जाएगा, लेकिन जहां पर विपक्ष इतने आरोप लगा रहा है, कम से कम योजनाएं जो है सरकार की, उनके बारे में लोगों को क्या सोच रहे हैं, ये भी एक बार हम दर्शकों को बताते हैं कि क्या रेटिंग दी गई है। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री
मुद्रा योजना, जहां पर आपको बता दें 89% लोगों का कहना है कि हाँ वाकई इस योजना की जानकारी उन्हें है, और 11% लोगों का कहना यह है कि उनको इसके बारे में पता ही नहीं है। ये जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में उनका कहना है। और स्टैंड अप इंडिया किस तरीके की योजना है, तो 57% लोगों का कहना है कि हाँ उन्हें इस योजना के बारे में जानकारी थी, और जो 43% इस योजना के बारे में जानते ही नहीं है। तो चलिए स्टार्टअप इंडिया, 62% लोगों का कहना है हाँ इस योजना के बारे में उन्हें पता है, और बाकी 38% लोगों का कहना है कि उन्हें इस योजना के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो चलिए अब उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना, 77% लोग इस योजना के बारे में जानते हैं, लेकिन अभी भी 23% लोग, यानी कि एक तबका ऐसा है जिसे इस योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो चलिए तमाम योजनाओं के बारे में जो रेटिंग दी गई है, अवेयरनेस की यहाँ पर बात आ जाती है। जफर जी ये बताइए, योजनाएं तो तमाम शुरू की जाती हैं, लेकिन यहाँ पर बात यह आती है कि किस तरीके से सरकार अपनी योजना को प्रमोट कर रही है, जन जन तक पहुंचा रही है, क्योंकि अगर लोगों को योजना के बारे में पता ही नहीं होगा तो शायद उसके शुरू करने का कोई फायदा ही नहीं होगा। तो आपको लगता है इसमें जरूर कमी रही है सरकार की तरफ से? बिल्कुल नहीं। देखिए आप 2-3 चीजें बोलना चाहूंगा यहाँ पर। कुछ स्कीमें आप 5 स्कीम बड़ी असफलता है, आपने सिर्फ नाम परिवर्तन करना आपका ध्येय रहा है। अबे जी उन्हें बोलने तो दीजिए। दुबे जी मुद्रा नहीं, आपने मुझे बोलने चलिए अब हम आपसे थोड़ा सिविलिटी लाइए आप में। आपने मेरे अवसर को अबे जी अगर आप इस तरीके से ये बात अबे जी डिबेट में सबको मौका दिया जाता है बोलने का। अब मैं गुजारिश करूंगी कि हम आपका रुख करेंगे, लेकिन अभी दूसरे भी मेहमान है, उन्हें समय दीजिए। पीएन पांडे जी इस पर आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से योजनाओं की यहाँ पर रेटिंग की गई है, आपको लगता है कि सरकार की तरफ से लोगों को योजनाओं के बारे में अवेयर करने में जरूर कमी रह गई है? जहाँ तक कहा नीचे स्तर तक अभी तक पहुँचाई नहीं गई है इन्फॉर्मेशन। और हमारा जहाँ तक काला धन की बात है तो सबसे बड़ी भ्रांति जो चल रही है और जो हर मीटिंग में बोली जाती है कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि हर एक के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा किए जाएंगे, और वो जमा नहीं किए गए। ये नहीं कहा था। प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि जितना धन बाहर है, काला धन इतना बाहर है कि अगर वो देश में आ जाएगा तो वो इतना है कि हर एक के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपया जमा किया जा सकता है। ये नहीं कहा था कि हम 1 साल के अंदर 15 लाख रुपए हर एक के खाते में जमा करेंगे। यहाँ तक कि ये 2 साल के जो उन्होंने किया है उसके अंदर 50,000 करोड़ का, अब बोलने दीजिए तो इस तरह से मुझे पूरा बात आपको पूरा मौका दिया जाता है अपनी बात रखने का। आप थोड़ी पेशेंस रखिए, थोड़ा सा संयम रखिए, और भी इस वक्त पैनल ऑफ गेस्ट मौजूद है, सबको टाइम दिया जाना चाहिए। जी मुझे अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जफर जी आपसे भी गुजारिश है प्लीज। 2 साल के अंदर 50,000 करोड़ का इनडायरेक्ट टैक्सेस में इवेजन डिटेक्ट हुआ है, और 21,000 करोड़ की इनकम जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस में डिस्क्लोज हुई है। इस तरह से जैसे उन्होंने अभी बताया कि स्विट्ज़रलैंड के साथ हमारी जो वार्ता चली है और जो सक्सेस मिली है वो अद्वितीय है। अभी तक स्विट्ज़रलैंड जो था वो एक भी इंफॉर्मेशन देने को तैयार नहीं था। मॉरिशस के साथ इतने सालों से जो कर को चल रहा था उसमें इतनी त्रुटि थी, उसको भी बार बार कहने पर भी मॉरिशस तैयार नहीं था, वो तैयार हो गया है। लेकिन मैं 2 बातें कहना चाहूँगा कि ये जो VGIS और जो इन्होंने किया है उसको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ब्लैक मनी एक्ट के अंदर टोटल रेवेन्यू 2,800 करीब आया था और 644 लोगों ने किया था। पिछली भी जो है वो सब असफल रही हैं। तो ये एक एम्बैरेसमेंट क्यों क्रिएट किया गवर्नमेंट ने, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और आज ही की इकोनॉमिक टाइम्स में लिखा है कि टोटल जो है वो 1,000 करोड़ उम्मीद है। तो इसके लिए ऑनेस्ट टैक्स पेयर को डिमोरलाइज करके एक VGIS लाना ये मेरे हिसाब से उचित नहीं है। जी।